हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कौन कौन से केसेस बिल ऑफ एक्सचेंज के किए वो एक बार देखेंगे। फर्स्ट केस था जब सेल की गई थी, सेकंड केस था जब बिल एक्सेप्ट किया गया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो केसेस थे जिनमें बिल का 3 महीने में कोई भी व्यक्ति किस तरीके से यूज कर सकता है उन चीजों को बताया गया था। इसमें था उसने अपना रिटेन किया था, इसमें कोई एंट्री नहीं की गई थी, इसमें बिल डिस्काउंट कराया था, इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी थी तो डिस्काउंट कराया था। इसमें 2 पार्टीज थी, एक डिस्काउंट कराने वाला और एक बैंक इन्वॉल्व था। फिर एंडोर्स करा था, अगर सेम अमाउंट हमें किसी और को पे करना है तो हम अपना बिल उसे एंडोर्स कर सकते हैं, जैसे चेक ट्रांसफर करते हैं वैसे ही बिल भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसमें भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी, एंडोर्सर और एंडोर्सी। फिर अगर जिसके पास भी बिल है उसके पास बहुत सारे बिल होते हैं तो बैंक से ये सुविधा अटेन कर सकता है कि वो अपने बिल्स कलेक्शन के लिए उसे भेज दे, और कलेक्शन के केस में एक भेजने वाला होगा और एक बैंक होगा, उसमें भी 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन इस केस का नाम था। उसके बाद हमने अगला फेज भी स्टार्ट कर दिया था जिसमें 7th केस था व्हेन बिल इज मेट, व्हेन एक्सेप्टेंस इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड, पेमेंट इज मेड। इन सब बातों का मतलब फाइनली ये होता है कि जिसने साइन करके दिया था उसने पेमेंट कर दी। तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया था, इससे रिलेटेड भी एंडोर्स का भी एक क्वेश्चन कर दिया था। हमने अभी बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले टॉपिक का कोई इलस्ट्रेशन नहीं किया है। अब ध्यान से देखेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक का इलस्ट्रेशन करने से पहले हमें एक चीज और सीखनी है बच्चों। अभी जो हमने पेमेंट मेड वाले केस देखा उसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक था होल्डर जिसके पास बिल है और एक है एक्सेप्टर जिसने साइन करके दिए थे। तो बच्चों जब ध्यान से देखेंगे होल्डर और एक्सेप्टर 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो होल्डर एक्सेप्टर के पास जाएगा, एक्सेप्टर की बीपी नाम की लायबिलिटी कम हो जाएगी और इसके पास से कैश या बैंक चला जाएगा। इसके पास बीआर नाम की एसेट कम हो जाएगी और कैश या बैंक बढ़ जाएगा और बीआर नाम की एसेट कम हो जाएगी। राइट, ये एसेट बढ़ गई, ये एसेट कम हो गई। अब बच्चों जब 3rd, 4th, 5th केस हो, यानी बिल बंदे ने अपने पास रखा हो, डिस्काउंट करा रखा हो या एंडोर्स कर रखा हो, उन सभी केसेस में हम यही वाला केस लगाते हैं पेमेंट के समय। लेकिन अगर कलेक्शन के लिए भेजा गया हो तो हम ये वाला केस न लगा के दूसरा कुछ करते हैं, तो है तो वो भी पेमेंट का केस। तो हमने क्या किया, इसे 7th का ए और इसे 7th का बी मान, यानी ए कब है, जब 3rd, 4th, 5th केस के बाद जब पेमेंट होती है तो ए केस लगता है। लेकिन अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया हुआ है 3 महीने के बीच में और उसके बाद पेमेंट होती है तो 7th का बी केस लगता है। राइट, अब 7th के बी में क्या होगा वो ध्यान से देखो। 7th के बी में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है बच्चों, एक एक्सेप्टर, एक बैंक, क्योंकि होल्डर वो है, एक एक्सेप्टर था एक होल्डर था, होल्डर माने वो बैंक के पास ही होगा वो बिल क्योंकि हमने कलेक्शन के लिए भेजा है, इसे होल्डर या बैंक कुछ भी कह सकते हैं। तीसरा वो व्यक्ति जिसने बैंक को ये बिल भेजा था यानी सेंडर। आप इनमें नंबर ऑफ पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, सभी में अभी तक 2-2 पार्टीज ही चल रही है, सिर्फ ये एक केस है जिसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हुई है, एक्सेप्टर, सेंडर और बैंक द होल्डर। अब वो बैंक इसके पास आया 3 महीने बाद तो इसकी बीपी नाम की लायबिलिटी कम हो गई और इसके पास से कैश या बैंक चला गया। बैंक के पास कैश आया और बीआर नाम की एसेट कम हो गई। ठीक है, पहली बात तो बैंक ने को इस बंदे से पैसे मिल गए, यानी एक्सेप्टर ने बैंक को पैसे दे दिए, तो पहले तो पैसा आने की एंट्री। लेकिन बच्चों ये पैसा बैंक का अपना नहीं है, वो तो सेंडर के कहने पे इसने वसूल किया, कलेक्ट किया। इस पैसे पर वास्तविकता में सेंडर का अधिकार है, तो बैंक ये पैसे को सेंडर के नाम पर चढ़ाएगा।
तो उस केस में बैंक ये एंट्री तो करेगा, साथ में एक और एंट्री ही और करेगा। वो क्या होगी? बैंक, ये व्यक्ति बैंक के लिए क्या है? बैंक के लिए उसके कस्टमर लायबिलिटी होते हैं, जितना पैसा उनके अकाउंट में होता है वो पैसा बैंक को चुकाना होता है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो एंट्री करेगा, सेंडर को क्रेडिट कर देगा। और उसने, आपको याद होगा, एक बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन नाम की एक रसीद तैयार की हुई थी, उसे वो कैंसिल कर देगा। जब उसने ये पैसा उस बंदे के नाम पर चढ़ा दिया तो वो रसीद बेकार हो गई, उस रसीद को फाड़ के फेंकना, वो रसीद खत्म हो गई है। तो बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन नाम की रसीद जो उसकी लायबिलिटी थी वो कम हो गई और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है। मैंने साइड में रीजन लिखा है, ये लायबिलिटी कम हो रही है इसलिए डेबिट किया, यहाँ एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है इसलिए क्रेडिट किया। तो क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन में? बैंक इसके पास गया, इसकी बीपी नाम की लायबिलिटी कम हुई और कैश दे दिया, बैंक को कैश आया, बीआर चला गया। इस पैसे पर बैंक का अधिकार नहीं है, बैंक ने वो पैसे इस बंदे के नाम पर चढ़ाए, तो वो क्या होगा? बैंक के लिए उसका अकाउंट होल्डर, सेंडर जो है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट किया। और बिल रिसीव फॉर कलेक्शन नाम की जो पर्ची उसने पहले से काट के दी थी उसे वो कैंसिल कर देगा, लायबिलिटी कम हो रही है। समझ ना आया हो तो बैक में जाके पूरी स्लो मूवमेंट में देख लेना, क्योंकि लर्न करे बिना काम नहीं चलेगा। रीजन मैं बता रही हूँ लेकिन आपको लर्न होगी, कॉन्सेप्ट के साथ समझ के चलोगे तो लर्न भी हो जाएगी और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएंगे। अब जिसने ये भेजा था उसका क्या होगा? उसका बैंक बढ़ गया क्योंकि बैंक ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए और इसे भी एक रसीद मिली हुई थी। वो उस रसीद का नाम क्या था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक के लिए जो रसीद थी वो थी बिल रिसीव फॉर कलेक्शन, क्योंकि उसने रसीद रिसीव की थी, उसने बिल रिसीव किया था, तो उसके लिए उस रसीद का नाम बिल रिसीव फॉर कलेक्शन था। और इसके लिए उस रसीद का नाम बिल सेंड फॉर कलेक्शन है, उस सेंड फॉर कलेक्शन। ये वाली रसीद की वैल्यू खत्म हो गई है, ऐसे कम हो रही है, सॉरी। तो लॉजिक मैंने आपको बताया, लॉजिक के साथ नॉर्मल फंडा आप देखें तो जर्नल एंट्री का ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर केस में। कौन किसे देगा, किसके पास क्या आ रहा है, सिंपल जस्ट जर्नल एंट्री है। लेकिन अगर हम उन्हें समझ के याद करके एक एक करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से करके रखना बच्चों, अच्छा टॉपिक है, पूरी तरह तैयार कर लेना। बच्चों ये जो आपने नोट किया है इस पूरे केस को पहले पूरा तरह लर्न कर लो, दिमाग में बिठा लो हमें क्या करना है, वीडियो को बैक करके पूरा सब कुछ करके फिर इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन है तब उसे करना। पीएस ग्रेवर का 5th इलस्ट्रेशन है मेरी बुक में। अ 2-month बिल फॉर 60,000 इज ड्रॉन बाय बी एंड कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय सी एंड कंपनी। ध्यान से एक बार मैं क्वेश्चन कंप्लीटली पढ़ रही हूँ ताकि ये देख सके कि कितनी पार्टीज इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। तो देखेंगे, a 2 months bill for 60,000 is drawn by B and company and accepted by C and company, payable at the Bank of India। जब बैंक का नाम से पेबल है तो यानी इसका मतलब फाइनली पेमेंट बैंक के थ्रू हो रही है। अब है B and company gives the bill to their bankers for collection। तो हमने देखा एक बिल 60,000 रुपए का बी एंड कंपनी द्वारा तैयार किया गया, सी एंड कंपनी द्वारा एक्सेप्ट किया गया। तो जो एक्सेप्ट करता है सबसे पहले उसे लिखते हैं सी एंड कंपनी, और किसको मिला बिल? बी एंड कंपनी को। बी एंड कंपनी ने बाद में ये बिल अपने बैंकर्स के पास कलेक्शन के लिए भेजा, तो एक पार्टी बैंक भी इन्वॉल्व हुई। तो पूरे क्वेश्चन में बेसिकली 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। अब वो कह रहे हैं ऑन ड्यू डेट बिल इज ऑनर्ड। बिल ऑनर्ड हो गया यानी मेट हो गया, पेमेंट हो गया। अब वो कहते हैं शो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। दे आर आस्किंग फॉर एंट्रीज ओनली इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी। बी एंड कंपनी की बुक्स में क्या एंट्रीज हो रही है वो केवल वो जानना चाहते हैं। लेकिन बच्चों आपको तो श्योर नहीं है, आपको तो पता नहीं है कि वो सी का एग्जाम में सी का पूछेंगे, बी का पूछेंगे या बैंक का पूछेंगे या तीनों का पूछेंगे या कोई 2 पूछेंगे।
तो हम जो प्रैक्टिस करेंगे फिलहाल थोड़े से क्वेश्चंस में सभी बुक्स की करेंगे और अपनी जिसकी वो पूछ रहे उसको मैच कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले सेल परचेज की बात नहीं करेंगे, ये सीधा बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट किया गया है। तो उस केस में ये कौन सा केस हुआ? सेकेंड केस। तो बच्चों सेकेंड केस कौन सा केस था जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व थी? कस्टमर, पहली थी कस्टमर और दूसरी थी सप्लायर। अब इन दोनों के बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होती थी वो याद करो और एक बार बनाओ, लिखो ये एंट्रीज। डेट की का कोई पंगा नहीं है, डेट हमें लिखनी ही नहीं है, तो सिर्फ एंट्री लिख के लिखो, देखो और मैच करना। हाँ जी, कस्टमर करेगा सप्लायर टू बीपी यानी बी एंड कंपनी टू बीपी, और इसके पास बी आर आ रहा है टू सी एंड कंपनी। राइट, क्लियर? ओके। फिर सेकेंड नंबर पे वो कहता है इस बंदे ने अपना बी आर कलेक्शन के लिए बैंक के पास भेजा। हमारा पहला केस सेल परचेज, दूसरा एक्सेप्टेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा और सिक्स्थ केस वो केस था कैसे इस बिल का यूज किया। बी ने इस बिल का क्या यूज किया? क्या उसने अपने पास रिटेन किया? नहीं। क्या उसने अपना बिल डिस्काउंट कराया? नहीं। क्या उसने बिल एंडोर्स किया? नहीं। उसने तो कलेक्शन के लिए भेजा। कलेक्शन के लिए भेजा तो कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती है बच्चों? एक सेंडर और एक बैंक, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें से सेंडर कौन है? ये इसके पास क्या होगा? ये क्या करेगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम की इसे एक रसीद मिलेगी और इसका बी आर चला जाएगा। और ये क्या करेगा? इसके पास बी आर आएगा, इसके पास बी आर आएगा और बिल रिसीव फॉर कलेक्शन की इसे रसीद देनी पड़ेगी, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। यहां तक ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि जब बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया हो और उस वक्त वो मेट होता है तो उस वक्त कौन सा केस लगता है? वो सेवंथ का बी केस लगता है। सेवंथ केस था हमारा व्हेन बिल इज मेट, राइट। उसमें ए पार्ट में तो हमारे कौन कौन से, जब अपने पास रिटेन रहता है, फोर्थ डिस्काउंट कराया जाता है, फिफ्थ यानी एंडोर्स करा जाता है, उन तीनों केसेस के बाद अगर पेमेंट होती है तो सेवंथ का ए लगता है। और अगर हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा हुआ हो और उस वक्त पेमेंट होती है तो सेवंथ का बी केस लगता है। यानी जब हमारा ये कलेक्शन के लिए भेजा गया हो तब अगर बिल पेमेंट होता है तो उस वक्त सेवंथ का बी केस लगता है। उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व थी, एक होल्डर माने बैंक, होल्डर कहो या बैंक कहो, एक तो वही है क्योंकि बिल बैंक के पास ही होगा, एक एक्सेप्टर और एक तीसरा है जिसने बिल बैंक के पास भेजा था, सेंडर। राइट। तो एक्सेप्टर क्या करेगा? एक्सेप्टर करेगा, उसके पास बीपी आ जाएगा ड्यू डेट पर और उसके पास से पैसे चले जाएंगे। और क्वेश्चन की शुरुआत में कहा था किसी बैंक के साथ पेमेंट होनी थी, तो टू बैंक, बीपी आ गया, बैंक चला गया। अब बैंक क्या करेगा? मैं रब कर रही हूं, ये तीन पार्टी थी, बैंक और सेंडर क्या क्या करेंगे देखेंगे। बैंक क्या करेगा? बैंक के पास बीआर था, दो एंट्रीज करेगा बैंक के पास बीआर था, बीआर चला गया और उसके पास कैश आ गया, बैंक के पास पैसे आ गए और बीआर चला गया। देखेंगे, राइट। अब चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक का
अब बच्चों 7th के बी में 3 पार्टीज थी, उसमें से हम एक्सेप्टर की बुक्स में एंट्री कर चुके। जब ये पैसे इसने चेक दिया एक तरीके से, तो बैंक के पास क्या आया, वैसे तो हम क्या करते थे, मैंने एंट्री में सिखाया था कैश आएगा और बीआर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर बैंक के पास चेक इन हैंड आया और बीआर चला गया, राइट। ये पहली एंट्री ये करेगा। फिर जब इसके पास क्योंकि पैसा आ गया है, ये पैसा इसके अकाउंट में चढ़ाएगा, तो क्या करेगा, ध्यान से समझना, इसकी बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन, देखेंगे बिल रिसीव फॉर कलेक्शन नाम की एक लायबिलिटी थी। जब बैंक ये पैसा इसके अकाउंट में चढ़ाएगा तो वो लायबिलिटी खत्म हो गई, तो बिल रिसीव्ड फॉर कलेक्शन नाम की लायबिलिटी कम हो गई, और ये किसके नाम पर पैसा चढ़ाएगा, जिसने उसे बिल सेंड किया था, वो कौन है, बी एंड कंपनी। तो बी एंड कंपनी, यानी इस केस में बैंक के पास 2 एंट्री साइमल्टेनियस होंगी, ये भी और ये भी एक साथ होंगी। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर के पास बैंक में पैसे बढ़ गए, बैंक ने क्योंकि उसके अकाउंट में डाल दिए, तो इसके पास बैंक में पैसे बढ़ गए, और इसके पास जो बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की रसीद थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि उसे पेमेंट मिल गई, तो इस रसीद की कोई वैल्यू नहीं रही। बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम की जो एसेट थी, रसीद थी, वो कम हो गई है और बैंक नाम की एसेट बढ़ गई है, राइट बच्चों। थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है कलेक्शन के लिए भेजने वाला, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से इसे रिपीट जरूर करोगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे तभी पहुंचना बच्चों जब आप ये पूरा रिपीट कर लो।